जब देखो सब सोते रहते हैं। यहाँ किसी को आदत ही नहीं है सुबह उठने की। मैं घूम फिर कर घर आ गया, नहा धोकर तैयार भी हो गया, पर इनका सोना नहीं हुआ अभी तक। पता नहीं कब सुधरेंगे ये लोग। उठते क्यों नहीं हो? कहते हुए पिताजी ने छोटे भाई अर्जुन की चादर खींची, पर उसने फिर से पलटकर चादर ओढ़ ली। हम तीनों बहनें तो पिताजी के चिल्लाने की पहली आवाज से ही हड़बड़ा कर उठ बैठी थीं। सुबह सुबह के 6:30 का समय था। रोज की तरह पिताजी के चीखने चिल्लाने की आवाज ने ही हमारी नींद खोली थी। हालांकि पिताजी के जोर जोर से पूजा करने की आवाज से हम जग जाते थे, पर 5:30 पर कौन जागे, यही सोचकर हम सोए रहते। पिताजी की तो आदत थी 4:30 पर जागने की। अगर हम लोग 11 बजे तक जगे रहते तो डांट पड़ती थी कि सोते क्यों नहीं हो, तभी तो सुबह उठते नहीं हो। बंद करो टीवी, नहीं तो तोड़ दूंगा किसी दिन इसको। पर आज तो माँ भी सो रही थी। हम भी हैरानी से माँ का पलंग देख रहे थे। माँ थोड़ा हिली तो जरूर थी, पर उठी नहीं। पिताजी दूर से ही चिल्लाए, तू भी क्या बच्चों के साथ देर रात तक टीवी देखती रही थी? उठती क्यों नहीं है? मुझे नाश्ता दो, भूख लगी है। कहते हुए पिताजी हमेशा की तरह रसोई के सामने वाले बरामदे में चटाई बिछाकर बैठ गए। सामने भले ही डाइनिंग टेबल रखी हुई थी, पर हमारे पिताजी ने उसे कभी पसंद नहीं किया। वे ऐसे ही आराम से जमीन पर बैठकर खाना खाना पसंद करते थे। माँ भले ही उम्रदराज हो गई थीं, पर पिताजी के लिए नाश्ता माँ ही बनाती थीं। बड़ी भाभी सिर्फ अपने पति के लिए ही काम कर लेती थीं, यही गनीमत थी। वैसे भी उनकी रसोई अलग ही थी। पिताजी उनसे किसी काम के लिए कभी नहीं कहते थे। पिताजी के 2 बार बोलने पर भी जब माँ नहीं उठी, तो मैं तेजी से माँ के पास गई। माँ को हिलाया, माँ, पिताजी नाश्ता मांग रहे हैं। अरे, माँ को तो बहुत तेज बुखार है। मेरी बात सुनते ही प्रिया दीदी फौरन रसोई में पिताजी का नाश्ता तैयार करने चली गईं। हम सबको पता है कि पिताजी के खाने, उठने, बैठने, घूमने जाने का हर चीज का समय तय है। अगर नाश्ते का वक्त निकल गया तो लाख मनाते रहेंगे, पर वे नाश्ता नहीं करेंगे। उसके बाद दोपहर के खाने के समय ही खाएंगे, भले ही वे बीमार हो जाएं। प्रिया दीदी ने फटाफट पराठे बनाकर दूध गर्म कर पिताजी को परोस दिया। पिताजी ने नाश्ता करते समय कनखियों से माँ को देखा, पर बिना कुछ बोले ही नाश्ता करके उठ गए और अपने कमरे में जाकर एक किताब उठाकर पढ़ने लगे। माँ की एक शिकायत भरी नजर उनकी तरफ उठी, पर वे कुछ नहीं बोली, न ही पिताजी ने कुछ कहा। माँ को बहुत तेज बुखार था। मैं पिताजी को फिर माँ का हाल बताने उनके कमरे में गई तो वे बोले, सृष्टि, अपनी माँ को अंग्रेजी गोलियां मत खिलाना, तुलसी का काढ़ा बनाकर दे दो, अभी बुखार उतर जाएगा। पर वे उठकर माँ का हाल पूछने नहीं आए। मुझे पिताजी की यही आदत बुरी लगती थी। क्यों वे माँ की कद्र नहीं करते? माँ सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हैं। पिताजी का हर काम वे खुद करती हैं। अगर पिताजी बीमार पड़ जाए या उन्हें जरा सा भी सिरदर्द हो जाए, तो माँ हर 10 मिनट में पिताजी को देखने उनके कमरे में जाती हैं। मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा माँ को उनकी सेवा करते और डांट खाते ही देखा है। फिर भी माँ कभी पलटकर जवाब नहीं देती, अपने बारे में कभी शिकायत भी नहीं की। एक बार मुझे गुस्सा भी आया कि माँ, आप पिताजी को पलटकर जवाब क्यों नहीं देती? तो वे मेरा चेहरा देखने लगी थीं। इस तरह पति को पलटकर जवाब देना नहीं चाहिए। तेरी नानी ने भी कभी नहीं दिया। तेरी ताई और चाची जवाब देती थीं, इसलिए कोई भी रिश्तेदार उन्हें पसंद नहीं करता था। कोई उनके घर नहीं जाना चाहता। मुझे गुस्सा आया। इससे हमें क्या फायदा है? जिसका दिल करता है वही मुंह उठाए यहां चला आता है, जैसे हमारे घर खजाने भरे हों। माँ हंस पड़ी। तो हमारे पास कौन से खजाने भरे हैं लुटाने के लिए? कभी देखा है कि मैंने किसी पर खजाने लुटाए हों? जो है बस यही सब कुछ है। पर पिताजी तो किसी के भी सामने आपको डांट देते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ, कितनी बेइज्जती कर देते हैं वे आपकी। माँ ने प्यार से मुझे देखा। तुम लोग करते हो ना मुझसे प्यार, क्या यह कम है? उस समय मेरा मन किया कि फिल्मी हीरोइन की तरह फौरन माँ के गले लग जाऊं, पर ऐसा कर नहीं सकी। शायद कहीं पिताजी का स्वभाव, जो कहीं ना कहीं मेरे भीतर भी था, वही मेरे आड़े आ गया। पिताजी के कमरे से फौरन माँ के पास आ गई। क्या एक बार पिताजी चलकर माँ का हाल पूछने नहीं जा सकते थे? फिर सोचा, अच्छा है, नहीं जाए। जाकर भी क्या करेंगे? बोलेंगे तो भी, कमला, लेटने के बहाने ढूंढती है। जरा सा सिरदर्द है, अभी ठीक हो जाएगा। और फिर मस्त होकर किताबें पढ़ने लगेंगे।
जबकि वे भी जानते थे कि माँ को नखरे दिखाने की जरा भी आदत नहीं है। जब तक शरीर जवाब न दे जाए, वे बिस्तर पर नहीं लेटती। कभी मैं सोचती, काश मेरी माँ पिताजी की इस किताब की जगह होती। मैं प्रिया दीदी को पिताजी की बात बताने जा रही थी, तभी देखा कि वे काढ़ा छान रही हैं। प्रिया दीदी ने शायद पहले ही पिताजी की बात सुन ली थी। वे तुलसी का काढ़ा लेकर माँ को देने चली गईं। दोपहर हो गई, फिर शाम और फिर रात, पर माँ का बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। डॉक्टर को रात में बुलाना पड़ा। उसने बुखार उतारने का इंजेक्शन लगा दिया और अस्पताल ले जाने के लिए कहकर चला गया। अस्पताल का नाम सुनते ही मेरे तो हाथ पांव ही फूल गए। मैंने लोगों के घरों में तो देखा सुना था कि फलां आदमी बीमार हो गया, उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, पूरा घर उथल पुथल हो गया। मुझे समझ में नहीं आता था कि एक आदमी के अस्पताल जाने से घर उथल पुथल कैसे हो जाता है। सुबह सुबह ही विशाल और अर्जुन भैया माँ को अस्पताल ले गए। मैं अनजाने डर से अधम सी हो गई। प्रिया दीदी मुझे ढांढस बंधा रही थीं कि कुछ नहीं होगा, तू घबरा मत, माँ जल्दी ही चेकअप करवा कर लौट आएंगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। चेकअप तो हुआ, पर माँ को डॉक्टर ने अस्पताल में ही दाखिल कर लिया। घर आकर दोनों भाइयों ने पिताजी को बताया, तो भी पिताजी को न तो कोई खास हैरानी हुई, न परेशानी। मैंने पतली सी खिचड़ी बनाई, चाय बनाई, भैया के लिए खाना बनाया और पैक करके अर्जुन भैया को वापस अस्पताल भेज दिया। पिताजी घर पर ही बैठे रहे। प्रिया दीदी ने पूरे घर के लिए खाना बनाया और खिलाया। मैं घर के काम में उनका हाथ बटा रही थी। कॉलेज जाने का मन नहीं किया। एक बार पिताजी से डर भी लगा कि जरूर डांट पड़ेंगी कि कॉलेज क्यों नहीं गई। छोटी बहन काव्या तो स्कूल चली गई थी। पिताजी की नजर मुझ पर पड़ी। उनके बिना बोले ही मैंने दीदी को कहा, आज मेरा मन कॉलेज जाने का नहीं है, आप मुझे कुछ मत कहना। कहते ही मैं दूसरे कमरे में चली गई। दीदी ने मुझे हैरानी से देखा। पिताजी भी कुछ नहीं बोले। स्कूल से लौटकर काव्या को माँ के अस्पताल दाखिल होने का पता चला तो वह रोने लगी। मेरा भी मन कर रहा था कि उसके साथ रोने लगूं, पर यह सोचकर आंसू पी गई कि पिताजी डांटेंगे कि क्या तुम सब पागल हो गए हो जो रो रहे हो, बीमार तो हुई है, एक दो दिन में ठीक होकर आ जाएंगी। माँ कभी इतनी बीमार तो नहीं पड़ी थीं कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ता। पिताजी अपने कमरे में किताब पढ़ते पढ़ते दोपहर को सो गए। फिर शाम को पार्क में सैर करने निकल गए। विशाल भैया की प्राइवेट नौकरी थी, इसलिए ऑफिस में खबर करनी थी। अर्जुन भैया की सरकारी नौकरी थी, इसलिए उन्होंने फोन करके ऑफिस में बता दिया। प्रिया दीदी भी ऑफिस नहीं गईं, उन्होंने भी फोन कर दिया था। पिताजी ने तो भैया के कहने से कब से काम करना छोड़ दिया था। प्रिया दीदी मुझे रात की रसोई का काम समझाकर माँ के पास अस्पताल चली गईं। अब घर पर मैं, पिताजी और काव्या थे। विशाल भैया भी ऑफिस से सीधे अस्पताल चले गए। बड़े भैया रमेश और भाभी तो अलग ही थे। वे हम लोगों से कम ही वास्ता रखते थे। ऐसे में उन्हें कोई काम कहाँ ही नहीं जा सकता था। पिताजी बोलते थे कि रमेश जोरू का गुलाम हो गया है, वह किसी काम का नहीं रहा। अब दीदी कभी कभी पिताजी को सुना दिया करती थीं कि अगर पति अपनी पत्नी का हर कहना मानता है तो इसमें हर्ज क्या है। इस पर पिताजी कहते, ऐसा आदमी कमजोर होता है, मैं उसे मर्द नहीं मानता। वैसे भी बड़े भैया के बदले हुए स्वार्थी भाव को देखकर उनका होना ना होना एक बराबर ही था। मैंने खाना बनाया। काव्या मेरी सहायता करती रही। पिताजी पार्क से आकर चुपचाप कमरे में बैठे किताब पढ़ते रहे। कुछ नहीं बोले। शाम की चाय के साथ क्या खाएंगे, इसके जवाब में उन्होंने कोई मांग नहीं की। विशाल भैया के आते ही पिताजी बिना कुछ बोले उनके साथ बैठ गए। भैया ने बताया कि डॉक्टर ने चेकअप किया है। उनकी परसों रिपोर्ट आएगी, तभी पता चल पाएगा कि असल बीमारी क्या है। यानी कि कम से कम 2 दिन तो और माँ को अस्पताल में ही रहना होगा। मेरी हवाइयां उड़ने लगीं। विशाल भैया मेरी सूरत भांप गए और बोले, तू क्यों घबरा रही है? वह माँ को अच्छी तरह रखा हुआ है। डॉक्टर जान पहचान की मिल गई थी। उन्होंने एक नर्स को खास तौर पर माँ की तबीयत देखने के लिए हिदायत दे दी है। अलग से कमरा भी दिलवा दिया है। मैंने पिताजी के चेहरे पर आश्वासन की लकीरें देखीं, पर फिर तुरंत गायब होते भी देखीं। 1-2 दिन बीते, पता चला माँ को यूरिन इन्फेक्शन हो गया है। डॉक्टर ने कहा कि पूरा उपचार करना होगा, 1 सप्ताह तो लगेगा ही। पूरे घर का रूटीन ही गड़बड़ा गया। कौन अस्पताल भाग रहा है, कौन माँ के पास बैठ रहा है, कौन रात को माँ के पास रहेगा, कौन घर संभालेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जिसको जो काम दिख जाता वह कर लेता था। जो अर्जुन भैया कभी 1 गिलास पानी उठाकर नहीं पीते थे,
वे सुबह सुबह माँ के लिए चाय बनाकर थर्मस में डालकर भागते दिखते। जिस काव्या को किचन की एबीसीडी भी नहीं पता थी, वह बैठकर सब्जी काट रही थी। कभी दाल चढ़ा रही होती, कभी दूध गर्म कर रही होती। पिताजी का तो सारा रूटीन ही बदल गया। वे सुबह उठते, सैर करके आते, तो सबके लिए चाय बना देते। फिर बिना चिल्लाए सबको उठाते और बिना नाश्ते की मांग किए ही अस्पताल चले जाते। एक बार तो अच्छा लगा कि पिताजी माँ के पास जा रहे हैं, पर फिर यह सोचकर डर लगा कि कहीं अस्पताल में जाकर भी माँ को डांटते नहीं हैं कि तू दवा क्यों नहीं पी रही? तू उठकर बैठने की हिम्मत क्यों नहीं करती? तू अपने आप हिलाकर ताकत ला ताकि जल्दी ठीक हो जाए। 100 सवाल थे ज़हन में, पर जवाब एक का भी नहीं मिल पाता था। मुझे कभी-कभी यह भी समझ में नहीं आता था कि मैं माँ को लेकर इतनी परेशान क्यों होती हूँ। क्यों लगता है कि पिताजी उन्हें डांटे नहीं, उन्हें परेशान न करें। मन ही मन पिताजी से नाराज हूं या आतंकित हूं, यह भी समझ में नहीं आता था। मैं तो पूरी तरह घरेलू महिला ही बन गई थी। पूरे घर की साफ सफाई, कपड़े और रसोई का काम। रात अस्पताल में रहकर दीदी सुबह लौटती तो उनके आने से पहले अधिकतर काम मैं निपटा चुकी होती। वे भी मुझे देखकर हैरान होती। दीदी रात की जगी होती तो नाश्ता करते ही बिस्तर पर सो जाती। थोड़ा काम करवा पाती थीं कि फिर से उनके अस्पताल जाने का वक्त हो जाता। दोनों भाई बारी बारी से छुट्टी ले रहे थे। एक दो बार तो यह भी हुआ कि पिताजी रात को करवट बदलते रहे और उनकी सुबह नींद नहीं खुली। वे भी 6 बजे हमारे साथ जागे। मुझे यही लगा कि पिताजी को आदत है हर समय माँ को डांटते रहने की। अब माँ सामने नहीं है तो परेशान हो रहे हैं कि किसे डांटें। उस दिन शाम को पिताजी घर लौटे तो बोले, सृष्टि, कितने दिन हो गए तेरी माँ को अस्पताल गए हुए? मैंने बिना उन्हें देखे चाय देते हुए जवाब दिया, 10 दिन तो हो ही गए हैं। पिताजी बोले, तेरा मन नहीं किया अपनी माँ से मिलने को? मैं इतने दिनों से माँ की कमी महसूस कर रही थी, पर बोल नहीं पा रही थी। पिताजी की इस बात से मेरे मन के भीतर कुछ उबाल सा उठने लगा। इससे पहले कि मैं कोई जवाब दूं, पिताजी सपाट शब्दों में फिर बोले, तेरी माँ तुझे याद कर रही थी। मैं भीतर के उबाल को रोक नहीं पाई। तेजी से रसोई में जाकर काम करते करते रोने लगी। आपको क्या पता कि मैं कितनी परेशान हूं? हर पल माँ के घर आने की खबर का इंतजार कर रही हूं। वहां जाऊंगी और देखूंगी कि आप फिर माँ को हर बात के लिए दोष दे रहे हो, उन्हें डांट रहे हो, तो और भी दुख होगा। मुझे वैसे भी आपको क्या फर्क पड़ता है कि माँ घर पर रहें या अस्पताल में? अस्पताल में जाकर भी क्या करते होंगे? मुझे पता है, आपसे 2 प्रेम के शब्द तो बोले नहीं जाते। माँ को टेंशन ही देते होंगे। तभी माँ 10 दिन अस्पताल में रहने के बावजूद अभी तक ठीक नहीं हो पाई हैं। हम बच्चों से पूछिए, जिन्हें हर पल माँ चाहिए, भले ही वे हमारे लिए कोई काम करें या ना करें। माँ भी मुझे याद कर रही हैं। सभी तो माँ से मिलने अस्पताल चले गए, एक मैं ही नहीं गई। मैं रोते रोते मन ही मन हर पल पिताजी को कोसती रहती। सोचते सोचते मेरे हाथ से दूध भरा पतीला फिसलकर जमीन पर गिर गया। पूरी रसोई दूध से नहा गई और मैं ये सोचकर घबरा गई कि पिताजी अभी जोर से डांटेंगे और चिल्लाएंगे। सोचा ही था कि पिताजी हाथ में चाय का कप लिए सामने आ गए। काव्या और अर्जुन भैया भी आ गए। पिताजी चुपचाप खड़े रहे। अर्जुन भैया घबराकर बोले, तेरे ऊपर तो गर्म दूध नहीं गिरा? मैं कसमसा आई, नहीं, पर सारा दूध गिर गया। काव्या पोछा लेने दौड़ी। पिताजी ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, अर्जुन, बाजार से और दूध ले आओ, और वापस अपने कमरे में चले गए। मैं पिताजी की पीठ ही देखती रह गई। अर्जुन भैया भी शांति से बोले, तू अपना ध्यान रखना, कहीं जला ना बैठना, मैं और दूध ले आता हूं। पता नहीं क्यों, फिर माँ की याद आ गई और मैं रोने लगी। अगले दिन प्रिया दीदी ने भी कहा, आज रात तू माँ के पास रहना, माँ याद कर रही थी तुझे। वैसे भी मेरी रात की नींद पूरी नहीं हो पा रही, कहीं मैं भी बीमार ना हो जाऊं। मेरा मन भी माँ से मिलने का हो रहा था। मैं जानबूझकर ज्यादा देर से जाना चाहती थी ताकि पिताजी अपने समय से निकलकर घर आ जाएं और मैं माँ के गले लगकर खूब रो सकूं। सब दिनों की कसर पूरी हो जाए। मैं अस्पताल के आंगन में बिना वजह आधा घंटा बर्बाद करके माँ के स्पेशल वार्ड में पहुंची कि अब तो पिताजी निकल ही गए होंगे। पर जैसे ही अंदर जाने लगी, पिताजी की आवाज सुनाई दी तो मेरे कदम वहीं रुक गए। कमला, तू कह तो रही है मुझे जाने के लिए, लेकिन मेरा मन नहीं मानता कि तुझे अकेला छोड़कर जाऊं। तेरे बिना मुझे घर काटने को दौड़ता है। मुझे तेरे बिना जीने की आदत नहीं है। पिताजी का स्वर रोवांसा था।
आप तो इतने मजबूत दिल के हो, फिर क्यों रो रहे हो? हाँ, हूँ मजबूत दिल का। दुनिया के सामने अपनी कमजोरी दिखा नहीं सकता। मर्द हूं ना, लेकिन मेरा दिल जानता है कि पत्थर बनना कितना मुश्किल होता है। तू जल्दी से ठीक हो जा। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। पिताजी बच्चों की तरह फफक रहे थे। आप ऐसे रोएंगे तो बच्चों को कौन संभालेगा? जाइए ना, बच्चे भी घर पर तो अकेले होंगे। माँ का स्वर भी रोवांसा था। तू हाथ मत छुड़ा। अगर अस्पताल वाले मुझे इजाजत देते रात भर यहाँ रहने की, तो दिन रात तेरी सेवा करके तुझे साथ लेकर ही घर जाता। बच्चे भी तुझ पर गए हैं। मुझसे बोलते नहीं, पर सब तेरे घर आने का ही इंतजार कर रहे हैं। कोई अब शोर नहीं मचाता, न ही कोई टीवी देखता है। पिताजी के शब्द आंसुओं से फिसलने लगे। माँ भी उसी में पिघल रही थीं। आंसुओं से मेरी भी आंखें धुंधला गई थीं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पिताजी के दिल के पीछे छिपे प्रेम की अमृतधारा का इतना बड़ा झरना बह रहा था, यह तो मैं कभी देख ही नहीं पाई। मैंने तो अपनी माँ पिताजी को एक साथ बिस्तर पर हाथ में हाथ डाले बैठे नहीं देखा था। लेकिन आज जो मेरी आंखों ने मुझे नजारा दिखाया, वह मेरी आंखें ही देखना चाह रही थीं। प्यार से लबालब भरे पिताजी की सूरत को देखने के लिए मैं तेजी से वार्ड में प्रवेश कर गई। मेरे सामने आते ही पिताजी ने माँ के हाथ से अपना हाथ तेजी से हटा लिया। मैं एकदम माँ के गले लगकर जोर से रो पड़ी। माँ भी रो पड़ी थी। पागल है, रो क्यों रही है? मैं तो 1-2 दिन में आ रही हूँ। वे नहीं जानती थीं कि मेरे इन आंसुओं में पिताजी की ओर से मेरा हर रोज धुल गया था। मैंने पिताजी को कनखियों से देखा था। पिताजी का चेहरा आंसुओं से खाली था, पर अब मुझे वहां पत्थर दिल नहीं, मेरे प्यारे पिताजी दिख रहे थे, जो हम सबको, खास तौर पर माँ को बहुत बहुत प्यार करते थे। लेकिन मैं मन ही मन में सोच रही थी कि अगर मैं अस्पताल ना आती, तो मैं पिताजी का यह प्यार भरा रूप कैसे देख पाती। मुझे तो पता ही नहीं था कि पिताजी के अंदर माँ के लिए इतना प्यार है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।